नमस्ते, मैं डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन दिल्ली से। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए। आइए आज हम बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कब कब नहीं करवाना चाहिए। देखिए, वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट सारी सर्जरीज में सबसे सेफ सर्जरी है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए। आइए आज हम इन कंडीशंस के बारे में बात करें। सबसे पहली कंडीशन होती है अगर आपका बॉल्डनेस जो है, जो आपका गंजापन है, बहुत ही एडवांस स्टेज में है। देखिए, आप सबको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रिंसिपल क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट का प्रिंसिपल ये होता है कि हम सर के पीछे वाले हिस्से, घने हिस्से से बाल लेकर आगे वाले बॉल्ड एरिया में लगाते हैं। पीछे वाला हिस्सा कहलाता है डोनर एरिया। ये डोनर एरिया सफिशिएंट होना चाहिए आपके बॉल्ड एरिया को कवर करने के लिए। अगर डोनर एरिया ही कम है और आपका गंजापन बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, जहां यहाँ सामने हेयरलाइन से लेकर पीछे तक आपका बॉल्डनेस है और जो हमारा डोनर एरिया एक पतली सी स्ट्रिप रह गई है, ऐसी कंडीशन में हमें ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में सर्जन चाहे कितना भी अच्छा हो, टेक्निक चाहे कितनी भी बढ़िया हो, हमारे पास सफिशिएंट ग्राफ्ट्स होंगे ही नहीं निकाल के बॉल्ड एरिया को कवर करने के लिए। ये कंडीशन कुछ इस तरह होती है जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा सा कैनवस है जिसमें आपको बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनानी है। आर्टिस्ट भी नंबर 1 है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, कैनवस भी बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास कलर्स की मात्रा कम है। अगर कलर्स की मात्रा कम है तो हम उस पूरे कैनवस को कभी कवर ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली, अगर आपका गंजापन एडवांस स्टेज में है और आपका डोनर एरिया कम है तो हम किसी भी कंडीशन में आपके बॉल्ड एरिया को कवर नहीं कर पाएंगे और ऐसे में बहुत अजीब रिजल्ट्स लगते हैं, जहां सिर्फ सामने का या तो छोटा सा ये हिस्सा कवर होता है या इधर उधर कहीं छोटे से बाल, थोड़े बहुत बाल हम स्कैटर करके लगा देते हैं, तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। तो इससे बेटर है आप हेयर ट्रांसप्लांट ना ही कराएं और अपने गंजेपन को एक्सेप्ट करें या फिर विग के बारे में सोचें। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है अगर आपको ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल्ड नहीं है। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू आजकल जो ली जाती है वो है सिस्टोलिक 140 एंड डायस्टोलिक 90, मतलब ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90, 140/90। अगर ये वैल्यू 140 से ज़्यादा है, थोड़ी बहुत 150 160 तक, और सिस्टोलिक भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, मतलब 95 या 100 तक, तो फिर भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्योंकि ये मैनेजेबल वैल्यूज़ होती हैं ब्लड प्रेशर की। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 170 और 75 से ऊपर है, डायस्टोलिक 100 से ऊपर है और मेडिसिन लेने के बावजूद ये वैल्यूज़ कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक रिस्की कंडीशन होती है। ऐसे में आपको हेयर ट्रांसप्लांट को पोस्टपोन करके अपने फिजिशियन को विजिट करके अगर आप दवाई ले रहे हैं तो दवाई की डोसेज आप एडजस्ट करिए, और अगर दवाई नहीं ले रहे हैं तो दवाई शुरू करिए। ट्रांसप्लांट तभी कराइए जब आपकी वैल्यूज़ 140/90 के आसपास हो। तीसरी कंडीशन कब होती है? अगर आपको डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल्ड में नहीं है। नॉर्मल डायबिटीज़ मतलब आपको डायबिटीज़ है और आप मेडिसिन ले रहे हैं और वो कंट्रोल में है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल आराम से कराइए, कोई रिस्क नहीं है, बहुत ही सेफ है। लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद आपका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, फ्लक्चुएट कर रहा है और आपका HbA1c 7 से ज़्यादा है। मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस में तो 6.5 से ज़्यादा भी डेंजरस मान के मैं ट्रांसप्लांट नहीं करती हूँ। लेकिन जनरली जो हम कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं और बाकी डॉक्टर्स जो एक वैल्यू को फॉलो करते हैं वो ये है कि अगर आपका HbA1c 7 से ज़्यादा है तो रिस्की है ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि अगर ब्लड शुगर ज़्यादा होता है तो 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो ये है, नंबर 1, ब्लड शुगर ज़्यादा होने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद जो रिकवरी होता है उसमें 1 हफ्ता लगता है। इस 1 हफ्ते के दौरान अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। दूसरा, अगर शुगर ज़्यादा है, आपका कंट्रोल में नहीं है, तो आपके ग्राफ्ट्स की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस नामक एक कंडीशन हो सकती है, जिसका मतलब है आपके स्कैल्प जहाँ पे हमने बाल लगाए हैं वहाँ का एक एरिया सड़ सकता है। तो आपको उस कंडीशन में भी, डायबिटीज़ की ऐसी कंडीशन में भी आपको ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी शुगर की वैल्यूज़ दवाई लेने के बावजूद कंट्रोल में नहीं है, HbA1c 7 से ज़्यादा है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट को अवॉइड करिए। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है? चौथी कंडीशन है अगर आपको लिग्नोकेन, मतलब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो हम हेयर ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं, उससे आपको एलर्जी हो।
ये तो आपको पता ही है कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई मेजर सर्जरी नहीं है, इट्स अ माइनर सर्जरी। इसमें हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। इसका मतलब है कि एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है जिसको इंजेक्शन में भर के हम आपके स्कैल्प की स्किन की नर्व सप्लाई को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन की सेंसेशन नहीं होती है। अगर ये जो एनेस्थेटिक एजेंट है, जो कि देना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना सर्जरी नहीं हो सकती है, अगर आपको इस एनेस्थेटिक एजेंट से एलर्जी है और फिर भी आप ट्रांसप्लांट करवा लें तो ये जानलेवा हो सकता है। ये एलर्जी को टेस्ट कैसे करते हैं कि आपको है कि नहीं? अगर ट्रांसप्लांट से पहले जब आप छोटे थे या आपने अपनी लाइफ में कभी भी डेंटल प्रोसीजर कराया हो, डेंटल प्रोसीजर मतलब दांत का कोई भी आपने रूट कैनाल या कोई भी प्रोसीजर कराया हो जिसमें डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन दिया हो लोकल एनेस्थीसिया का, तो वो एक बार चेक करके ही देते हैं, मतलब सेफ़ है। अगर वो प्रोसीजर आपने सेफली पूरा आपने झेल लिया तो आप ट्रांसप्लांट में भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी। दूसरा, अगर आपको ऐसा कभी स्टिचेस लगे हैं, आपको कभी चोट लगी हो, आपको स्टिचेस लगे हैं, स्टिचेस भी लोकल एनेस्थीसिया में लगते हैं, बचपन में कभी आपको स्टिचेस लगे हो तो भी ये सेफ़ है, मतलब उस टाइम भी आपको रिएक्शन नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा। ये तो हिस्ट्री के बेसिस पे हम रूल आउट कर लेते हैं कि आपको एलर्जी नहीं है। अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी कोई भी नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि आपको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से एलर्जी है या नहीं है, तो ट्रांसप्लांट से पहले एक स्टेप होता है जिसमें आपके डॉक्टर या नर्स आपके हाथ के इस हिस्से में एक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। एनेस्थेटिक एजेंट की छोटी सी मात्रा यहाँ पे इंजेक्ट करके देखते हैं कि आपको इससे एलर्जी है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी टेस्ट है। तो अगर आपको मालूम है कि आपको एलर्जी, आप डॉक्टर को बता दें। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको एलर्जी है तो मेक श्योर कि आपके डॉक्टर आप पे टेस्ट करें। अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तभी आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए और तभी हम ये मानेंगे कि ट्रांसप्लांट आपके लिए सेफ़ है। अगर आपको एलर्जी होती है या कोई भी हिस्ट्री है तो कृपया हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के लिए ऑप्ट ना करें। नेक्स्ट, कब हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? तब नहीं कर सकते जब आपको किसी दवाई से एलर्जी है। कई लोगों को किसी एंटीबायोटिक, किसी पेन किलर से एलर्जी होती है, वो खाते ही उनके शरीर पे निशान या दाफर टाइप के चकते चकते उग जाते हैं या उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी अगर आपकी कोई भी हिस्ट्री है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान और उसके बाद हम कई एंटीबायोटिक्स और पेन किलर टैबलेट्स देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको किसी भी तरह की दवाई से एलर्जी है तो डॉक्टर को इस चीज़ से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है ताकि डॉक्टर आपको वो दवाई ना दे। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी ट्रांसप्लांट सर्जरी कौन कर रहा है तो कृपया ट्रांसप्लांट ना कराएं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाली बात हो गई। आपकी ट्रांसप्लांट सर्जरी एक क्वालिफाइड सर्जन ही करे, इस चीज़ को पक्का कर लीजिए। पूरी रिसर्च किया करिए जहाँ से आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं कि आपके सर्जन का नाम क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इंटरनेट में उनकी प्रेजेंस क्या है, उनकी डिग्रीज़ को चेक करिए, उनके एक्सपीरियंस को चेक करिए, उन्होंने कितनी सर्जरीज़ की है ये देखिए। और बेटर ये होता है कि अगर उनके जो पुराने पेशेंट्स हैं उनमें से किसी से आप बात करिए और उनका एक्सपीरियंस जानिए। सो वंस आपको श्योरिटी है कि आपकी सर्जरी एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही कर रहा है तभी सर्जरी कराइए, अदरवाइज बेटर है आप सर्जरी ना कराएं। लास्टली आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका सेटअप कैसा है जहाँ सर्जरी हो रही है। अगर सब कुछ ठीक है, सर्जन भी ठीक है, क्वालिफिकेशन भी ठीक है, लेकिन आपका सेटअप इज़ नॉट प्रॉपर, आपका ओटी स्टरलाइज नहीं है, वो एक ओटी की तरह नहीं दिखता, वो एक बेडरूम की तरह दिखता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो ये आप ज़रूर देखिएगा कि आप जहाँ पे सर्जरी कराने जा रहे हैं उस क्लिनिक का एक टूर करा करिए, वहाँ पूरे क्लिनिक को एक बार देखा करिए, ओटी को देखा करिए। जब आपके सर्जन क्वालिफाइड है, आपकी ओटी प्रॉपर्ली बनी हुई है, स्टरलाइज्ड ओटी है, साफ़ सुथरी ओटी है, क्लिनिक साफ़ सुथरी है, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ, यहाँ मैं ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। लास्टली अपने दिल की सुनिए। सब कुछ ठीक हो लेकिन आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो प्लीज़ डोंट टेक द रिस्क। यू हैव टू बी 100% श्योर बिफोर यू आर ऑप्टिंग फॉर दिस सर्जरी। मैं फिर से ये बात बोलूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी मेडिकल फील्ड की सबसे सेफ सर्जरी में से एक है, लेकिन कुछ गिने चुने फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप ये फैक्टर्स ध्यान में नहीं रखते हैं और फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो यस, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहेंगे। तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ये कुछ 5-6 चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, देन प्लीज़ गो हेड विद दिस। आपकी बॉल्डनेस को ट्रीट करने का हेयर ट्रांसप्लांट से बेटर कोई और उपाय और कोई और प्रोसीजर नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे बात करूं तो प्लीज़ उस टॉपिक का नाम लिख के भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपसे कनेक्ट होने में। थैंक यू वेरी मच।